हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म मैगज़ोन पर। तो आज यहाँ पर दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस ठीक ठाक दिया हुआ है हमारे करिकुलम में। तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा फोर्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सिंपल चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो हमारा जो चैप्टर होने वाला है दैट इज फोर्स। फोर्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आप लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो है वो पढ़ा हुआ है, या पढ़ा होगा या आप अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो बात ये आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इन दोनों के बीच में क्या हमारा डिफरेंस है, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की या हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? नॉर्मली हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ये अज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडीज जो हैं, जिन भी बॉडीज पर फोर्स लग रहा होगा वो डिफॉर्मेबल बॉडीज होंगी। बॉडीज आर डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल का मतलब होता है बॉडीज में डिफॉर्मेशन हो रहा होगा या होगा। बॉडीज में डिफॉर्मेशन हो रहा होगा या हो सकता है। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है इसकी शेप में चेंज आ जाना। ठीक है, एनीथिंग मतलब जो कि उसकी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, और साइज में चेंज आ जाना। तो शेप एंड साइज अगर बॉडी का चेंज हो रहा है देन वी कॉल दैट बॉडी टू बी अ डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, और डिफॉर्मेशन वो प्रोसेस होती है जिससे आपकी बॉडी के डायमेंशंस में चेंज आ जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, देयर इज एन अजम्पशन। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी बॉडीज जो हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में वो डिफॉर्मेबल होंगी। तभी तो हमारा स्ट्रेन आता है वहाँ पर। ठीक है, तभी तो हमारा क्या आता है, वहाँ पे स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर? इसीलिए वहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन अगर हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की यहाँ पर बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन बेसिक हम लोग ये मान के चलते हैं कि बॉडीज आर रिजिड। बॉडीज आर रिजिड। ठीक है, बॉडी हमारी रिजिड बॉडी है। क्लियर? ये एक ऐसी बॉडी हमारी रिजिड बॉडी है। अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंस क्या होता है एक रिजिड बॉडी में और एक डिफॉर्मेबल बॉडी में, तो रिजिड बॉडी का सीधा सीधा मतलब ये होता है, इट सिंपली मीन्स दैट अ बॉडी विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन, डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन। है एक ऐसी बॉडी जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी। और ब्रीफली डिस्क्राइब इसको अगर करना चाहें तो मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके की एक बॉडी है। इस बॉडी में मैंने कुछ अलग अलग पॉइंट्स को कंसिडर किया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी विद इन द बॉडी। है ये बॉडी के विद इन की ही बात कर रहे हैं। और इन दो बॉडीज के बीच का जो ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। ठीक है, दैट इज आर। के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया आर। अब होगा क्या, मान लीजिए इस बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया। इस बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये है, अगर आप रिजिड बॉडी की बात करें तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये है दोस्तों कि अगर इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो इंटरनली इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी। तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फिर भी कितना रहे, आर ही रहे। क्लियर? ये डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो ये जो है हमारा, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्लियर? ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो एक ऐसी बॉडी जिसमें अगर आप फोर्स अप्लाई कर भी रहे हो तो इंटरनली अगर आपने कोई भी दो पॉइंट्स इनिशियली कंसिडर किए हैं उनके बीच में यू हैव अ डिस्टेंस आर, एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑल्सो, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी इंटरनली उसमें वही डिस्टेंस रहेगा उन दो पॉइंट्स के बीच, दैट इज। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं दोस्तों रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं आता, जिसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं आता। देर इज नो स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब नहीं है, मतलब देर इज नो स्ट्रेन, इसका मतलब है नो चेंज इन
डायमेंशन, नो चेंज इन डायमेंशन। यहाँ पर डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा, आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, आपने ये जो फोर्स अप्लाई किया है उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, क्लियर, उससे होगा ये कि ये फोर्स इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में हेल्प करे, ये फोर्स इस बॉडी को डिस्प्लेस करा देगा, या ये फोर्स इस बॉडी को डिस्प्लेस करा देगा। मतलब अगर बॉडी इनिशियली एक पोजीशन ए पर थी, मूव करके चली जाएगी किसी पोजीशन B, तो ये जो फोर्स है ये इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लाएगा, लेकिन इसकी और साइज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी कैसी है, रिजिड है। लेकिन अगर हम लोग सोम की बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, तो वहाँ हम ये मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी कैसी है, डिफॉर्मेबल है, मतलब वहाँ पर डिफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। सबसे पहले तो ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया, क्लियर। अब अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें कि भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं स्टडी ऑफ फोर्सेस के बारे में, स्टडी ऑफ फोर्सेस के बारे में, हम लोग यहाँ पर फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, और इन फोर्सेस का इफेक्ट, और इन फोर्सेस का इफेक्ट हमारी बॉडीज पर क्या हो सकता है, फोर्सेस का इफेक्ट हमारी बॉडीज पर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, क्लियर। तो ये होता है क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडीज। किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं तो ये तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि बॉडी हमारी रिजिड है, तो सीधी सी बात है बॉडी में डिफॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, तो देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, बॉडी कैन बी डिस्प्लेस्ड, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी दे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है लेकिन डिफॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो यहाँ से हमारा कीवर्ड आया फोर्स, यहाँ से हमारे पास एक कीवर्ड आ गया फोर्स। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि फोर्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, ठीक है। तो अगर एरिस्टोटल की बात को याद करें, एरिस्टोटल की हम लोग बात याद करें, एरिस्टोटल जिसे हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है, तो एरिस्टोटल ने कहा था एनीथिंग दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट, एनीथिंग दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट, anything that causes an object to undergo unnatural motion, unnatural motion। एनीथिंग मतलब वो चीज जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक अननेचुरल मोशन करने के लिए प्रेरित करती है, उकसाती है, या उस ऐसा करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल या अरस्तु ने ये कहा कि एनीथिंग दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू अंडरगो अननेचुरल मोशन इज कॉल्ड एज फोर्स, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फोर्स। या और अगर इसे बेटर हम लोग डिफाइन करें, फोर्स इज एक्चुअली a physical agent, force is actually a physical agent, ये एक क्या है, physical agent है, ठीक है, which changes or tends to change, changes or tends to change the state of, changes or tends to change the state of rest or motion of an object, of an object। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, उसको चेंज किया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन। फोर्स एक फिजिकल एजेंट है, फोर्स क्या है, एक फिजिकल एजेंट। नॉर्मली फोर्स को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो वहां पर हम लोग दो तरीके से इसे क्लासिफाई करते हैं, एक तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में एक्चुअली होता यह है कि वो बॉडी जिस पर फोर्स लग रहा है
वो बॉडी जिस पर फोर्स लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो फोर्स लगा रही है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। Whereas नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मेनली क्या होता है? वो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है और वो बॉडी विच इज अप्लाइंग द फोर्स, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है, दोनों के बीच में सेपरेशन होता है। ठीक है, तो फोर्स इज डिफाइंड एज अ फिजिकल एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका ऑब्जेक्ट है विच इज एट रेस्ट। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी है विच इज एट रेस्ट, और ये बॉडी रेस्ट पर है। तो अगर आप इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। इट इज नॉट नेसेसरी। मान लीजिए बहुत हैवी स्टोन है, हैव अ वेरी हैवी स्टोन, बहुत हैवी स्टोन है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दिस बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। या ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी रेस्ट पर रहे, या हो भी सकता है कि ये मूव कर जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हो। तो हो सकता है इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे, या हो सकता है ये बॉडी किस में आ जाए, या हो सकता है ये बॉडी आपकी मोशन में भी आ सकती है। दिस बॉडी कैन बी इन स्टेट ऑफ मोशन ऑल्सो। क्लियर? तो ये मोशन में भी आ सकती है, ये आपके रेस्ट में भी रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हो। तो अगर हम लोग बात करें फोर्स की, तो फोर्स की वजह से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पॉसिबिलिटीज, ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, फोर्स अप्लाई करने से आपकी बॉडी में डिफॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन भी पॉसिबल है, डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल। बट क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मान के ही चलते हैं कि बॉडी इज नॉन डिफॉर्मेबल। हाउएवर डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट जो है, स्टेट ऑफ रेस्ट, ये आपका मोशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। स्टेट ऑफ रेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टेट ऑफ मोशन, और वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा भी सच है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, दो हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, रेस्ट एंड मोशन। क्या क्या आ गए हमारे पास? रेस्ट वर्सेस मोशन, रेस्ट वर्सेस। अब रेस्ट और मोशन क्या होता है? देखिए, बहुत सिंपल तरीके से एक हम लोग समझ लेते हैं इसको। भाई रेस्ट और मोशन क्या होता है? आप सब लोगों ने ग्राफ्स तो पढ़े ही होंगे, ठीक है? ये मान लीजिए सॉरी, ये वाई ग्राफ, मतलब वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन मान लीजिए है x1 y1, ठीक है? ये इसकी इनिशियल, ये मान लीजिए कुछ देर बाद इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई 2 y2। यहाँ पर एट t इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पर एट t इज इक्वल टू t1 है। फिर यहाँ पर इसकी पोजीशन हो गई x3 y3, और यह है किसी टाइम t बराबर t3, यह है किसी टाइम t बराबर t3। फिर यहाँ पर मान लीजिए इसकी पोजीशन हो गई x4 y4, यहाँ t बराबर t4, यहाँ t बराबर t4। तो हम कहते हैं बॉडी रेस्ट पर है। कि बॉडी अगर रेस्ट पर है, या इसका दूसरा नाम भी होता है बॉडी इज स्टेशनरी, बॉडी इज स्टेशनरी। तो अगर बॉडी हमारी स्टेशनरी है, इसका मतलब है द पोजीशन ऑफ द बॉडी, द पोजीशन of the body will not change with respect to time, will not change with respect to time। टाइम के साथ इस बॉडी की पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है, then we will say the body is at rest और the body is a stationary body। क्लियर? लेकिन अगर हम ये चीज कहें कि हमारी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, हमारी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन, वी स्ट्रिक्टली मीन्स दैट, हमें स्ट्रिक्टली यहाँ पर क्या मतलब होता है कि, सॉरी, इसका मतलब है पोजीशन, पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यूसली। मान लीजिए कोई मक्खी थी, ठीक है, कोई मक्खी थी इस तरीके की, कोई
हनी बी थी या कुछ भी मान लीजिए, और कभी वो यहाँ है, फिर उड़ के वो यहाँ चली गई, फिर उड़ के वो उसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई, फिर वो यहाँ पर आ गई, तो मतलब उसकी पोजीशन जो है, ये एक्स कॉमा वाई जो है एक्चुअली पोजीशन दिखा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखा रहा है। अगर उस बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहेंगे दैट बॉडी इज इन मोशन। फिर मोशन में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन आ सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें मोशन की, तो मोशन में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, फिर एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वन इज यूनिफॉर्म मोशन, अदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर उसमें आपके और भी क्लासिफिकेशन आते हैं। वी हैव स्ट्रेट लाइन मोशन, वी हैव सर्कुलर मोशन, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ मोशन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें यूनिफॉर्म मोशन, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक ऐसी स्ट्रेट रोड है, यहाँ कोई एक कार है जो मूव कर रही है। यहाँ पर इनिशियली जब वो रेस्ट पर थी एट t इज इक्वल टू 0, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था? 0 मीटर किया था फॉर एग्जाम्पल। अब वो मूव कर गई है, कोई ए पोजिशन है। अब ये कार मूव करके यहाँ चली गई किसी बी पोजिशन पर। इसने जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को ट्रैवल किया वो था हमारा डिस्टेंस d इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, d इज इक्वल टू 10 मीटर, और टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। फिर मान लीजिए कि आगे किसी एक और पोजीशन पे चली गई, आगे किसी एक और पोजीशन पे चली गई सी पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर का, और मतलब इन दोनों के बीच में भी दूरी जो है वो 10 मीटर की है। टाइम इज इक्वल टू अनदर 5 सेकेंड। मान लीजिए तो टोटल टाइम यहाँ पर हो गया 10 सेकेंड का हो गया, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ होगा वो 20 मीटर हुआ होगा। अगर हम बात करें इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है व्हेन द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन वी विल कॉल इट एज यूनिफॉर्म मोशन। क्या हम उसको बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और अगर बॉडी अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर बॉडी विल बी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां बॉडी विल बी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस। इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो सकता है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में, या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम कहेंगे द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, तो मोशन हमारा क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्लियर? तो ये एक बहुत बेसिक सा आइडिया था हाउ टू डिफाइन एंड हाउ टू क्लासिफाई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो फोर्स है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, हमारा जो फोर्स है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, हम अपने फोर्स को, वी कैन क्लासिफाई फोर्स इनटू टू मेन बेसिक कैटेगरीज, ठीक है। सबसे पहला है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर? तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स? तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये होगा कि दो बॉडीज, पहली बॉडी वो होगी जिस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा, क्या ये होगी बॉडी 1, जिस पर, या बॉडी 2 कुछ भी मान लीजिए, जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, और दूसरा होगा वो ऑब्जेक्ट जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बॉडी 1 मान लीजिए,
ये आपकी बॉडी 2 मान लीजिए। क्लियर? So there will be one body on which the force will be applied and there will be a body which will be applying the force. Clear? दो बॉडीज यहां पर हमारे पास होंगी। और कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करें, सो बोथ द बॉडीज हैव टू बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। दोनों बॉडीज के बीच में क्या होना चाहिए? फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। दोनों बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। क्लियर? दोनों बॉडीज के बीच में अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट है तो हम कहेंगे कि द टाइप ऑफ फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हो, जैसे आपने देखा होगा बुलक कार्ट, आपने बुलक कार्ट देखा होगा। बुलक कार्ट में हमेशा जो बुल होता है वो कार्ट के आगे लगाया जाता है, ना कि पीछे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के टर्म्स में इट इज ईजी टू पुल रादर दैन टू पुश। तो पुल करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू पुशिंग। तो बुलक कार्ट में आपने देखा होगा जो हमारे बुल्स होते हैं वो हमारी बुलक कार्ट के आगे लगाए जाते हैं। क्लियर? और दूसरा एक हो गया पुशिंग फोर्स। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है देन डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? एक कांटेक्ट करना पड़ेगा, उससे कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। एक फिजिकल कांटेक्ट होना नेसेसरी है उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनके बीच में फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो एक बॉडी होगी जिस पर फोर्स अप्लाई होगा, एक बॉडी होगी जो कि फोर्स अप्लाई करेगी। एक तो होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स, अगला होता है हमारा नॉन कांटेक्ट, अगला होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स को फोर्स एट अ डिस्टेंस भी हम बोलते हैं। फोर्स एट अ डिस्टेंस, फोर्स एट अ डिस्टेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लगाया जा रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बॉडी 1, और वो ऑब्जेक्ट जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप या फिर सेपरेशन होगा। दोनों के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है? तो ऐसा फोर्स विच इज अप्लाइड बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जब इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? आपके मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आपके हो सकते हैं। वेट जो होता है, वेट भी आप कह सकते हो कि एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, एक तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। कैसे? भाई देखो, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, आप यहाँ ग्राउंड पर खड़े हुए हो, ऑब्वियस सी बात है आप ग्राउंड पर एक नीचे वेट लगा रहे हो और एक ग्राउंड आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ठीक है? तो दोनों जब कांटेक्ट में हो तब तो वेट लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बाय एनी हाउ आप हवा में उड़ने लग जाओ, आप हवा में उड़ने लग जाओ, ग्राउंड से कुछ ऊपर उड़ने लग जाओ, वेट तो तब भी आपके ऊपर एक्ट करेगा ना, वेट तो तब भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा ही करेगा। तो वेट जो है ये दोनों फोर्सेस की कैटेगरी में रखा जा सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों की है। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों की ही कैटेगरी में रखा जा सकता है। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करें, आप लोगों के पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बेसिक आइडिया होगा। ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में वी हैव अ न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब इस न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे और बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है? इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे और बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे। तो एक अनचार्ज्ड पार्टिकल और एक चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और दो प्रोटॉन्स के बीच में, जो कि दो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। ठीक है? इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। एंड होता क्या है कि इस न्यूट्रॉन, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड हमारी होती हैं शेल्स या फिर ऑर्बिट्स, जिसे कहा जाता है शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। और उस शेल्स में और ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। और इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज और ये प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन फिर भी आपका इलेक्ट्रॉन कभी भी आकर न्यूक्लियस में समा नहीं जाता, इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। रीजन ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में ही रोटेट करते हैं,
इन पाथ्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स या फिर शेल्स, ऑर्बिट्स या फिर शेल्स हम लोग। क्लियर हो गई बात? तो अगर हम फोर्स को देखें कि भाई वो कांटेक्ट फोर्स है कि वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो हम उसके कई सारे एग्जांपल्स जो हैं वो मेक आउट कर सकते हैं। ये कई सारे एग्जांपल्स हम लोग मेक आउट कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग थोड़ा और बेसिक्स पे जाएं, तो फोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब है कि फोर्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो वी नीड टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑल्सो और डायरेक्शन। मतलब कुछ उसका एक मैथमेटिकल वैल्यू भी होनी चाहिए है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी हमें बताना पड़े। तो इन जनरल हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और या एफ के ऊपर एक लाइन भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम लोग बात करें भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम अप्लाई कहाँ करते हैं, लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाई कहाँ करेंगे या कहाँ पर इसको हम लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे कि हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर रूम में बैठे हुए हो, जैसे मान लीजिए आप किसी भी पर्टिकुलर रूम में हो, इस रूम में एक इसकी रूफ होगी, ठीक है, इस रूम में इसकी छत होगी, रूफ होगी, और रूफ जो होगी हमारे कॉलम्स के द्वारा सपोर्ट की जाए। देयर विल बी कॉलम्स जो हमारे रूफ्स को सपोर्ट करें। ठीक है, अगर आप रूफ की बात करें तो रूफ कुछ ना कुछ एक फोर्स लगा रहा होगा नीचे की ओर। ठीक है, फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय द रूफ ऑन दीज कॉलम्स। कॉलम्स पर एक फोर्स लगा रहा होगा, और कॉलम्स के ऊपर जब ये फोर्स लगा रहा है तो कॉलम से एक रिएक्शन भी ऊपर आ रहा होगा। नॉर्मल सी बात है, कॉलम्स के द्वारा एक रिएक्शन भी ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की हेल्प से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की मेनली हम लोग क्या करते हैं? डिजाइनिंग करते हैं। तो क्या करते हैं? डिजाइनिंग करते हैं। किसकी डिजाइन करते हैं? जैसे हम लोग किसी बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे हम लोग किसी बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग किसी बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हैं। तो जब हम किसी बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं तो हमारे पास कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे पास रूफ होता है, हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास बीम्स भी होती हैं, रूफ के नीचे बीम्स भी लगी हो सकती हैं। ऑलराइट, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स में हमारे पास बहुत सारे अननोन फोर्सेस होते हैं। हमारे पास बहुत सारे अननोन फोर्सेस होते हैं। भाई फोर्सेस हमारे पास आ रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, और डिज़ाइन जब भी हम करते हैं तो हमें फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिएक्शंस नहीं पता है, हमें फोर्सेस नहीं पता, ये सारी चीज़ें अननोन होती। ठीक है, तो हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी होती है कि हमारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमारे रिएक्शंस क्या क्या होंगे, हमारे रिएक्शंस क्या क्या होंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमारे फोर्सेस का, हमारे रिएक्शंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शंस क्या होगा, इन सारे फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा हमारे स्ट्रक्चर पे, इन सारे फोर्स का क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे स्ट्रक्चर। क्लियर? ये चीज़ें भी हमें फाइंड आउट करनी होती। अगर हम डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स पर जाएं, गो बाय द डेफिनेशन मैकेनिक्स, तो किसी भी मेंबर को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, किसी भी मेंबर को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सा डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो मेनली जो हमें डेटा हमें रिक्वायर्ड होगा वो होगा फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, हम लोग मेनली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की मदद से फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे स्ट्रक्चर्स। क्लियर? अब आप लोग यहाँ पर कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि डिजाइनिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना लग रहा होगा और उसी के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी क्या होगा। ठीक है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और फोर्सेस का डायरेक्शन, और उसी के साथ साथ उन फोर्सेस का
हमारे स्ट्रक्चर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग इफेक्ट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, अगर हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारा दो तरीके से क्लासिफाई हो सकता है, इंटरनल इफेक्ट और हो सकता है एक्सटर्नल इफेक्ट। इंटरनल इफेक्ट एंड एक्सटर्नल इफेक्ट, क्लियर। उस बॉडी, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इंटरनली उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या उस पर्टिकुलर बॉडी के एक्सटर्नली अगर हम देखें, बाहरी रूप से देखें, तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, इसको मैंने सपोर्ट की मदद से रोक रखा, तो मैंने सपोर्ट की हेल्प से क्या कर रखा है, रोक रखा है, एंड आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एफ, पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और एक कोई ऑब्जर्वर है बाहर से जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सटर्नली हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे समेशन ऑफ फोर्सेस जो होगा इस पर्टिकुलर बॉडी पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हमने इसको सपोर्ट से रोक रखा और कोई भी मूवमेंट नहीं, नो, हमारी इस बॉडी में या इस कोई भी मूवमेंट नहीं जो कि एक्सटर्नल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करेगा, कोई भी मूवमेंट यहाँ पर आपको एज सच दिखाई नहीं देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो फोर्सेस होंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस होगी इस बॉडी पर, वो जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर हम इसके सेकंड केस की बात करें, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब हमने इसको सपोर्ट नहीं किया, अब हमने इसको किसी रूप से कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है, और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, और एक्सटर्नल हमारा जो एक ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व भी कर रहा है, तो वो क्या ऑब्जर्व कर सकता है, वो ये ऑब्जर्व कर सकता है कि अगर ये बॉडी सपोर्टेड नहीं है, इज नॉट सपोर्ट, अगर हमारी बॉडी सपोर्टेड नहीं है, तो देयर कैन बी अ डिस्प्लेस, यहाँ पर इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ वेलोसिटी से ये बॉडी मूव कर सकती है, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन भी पॉसिबल है। एक्सटर्नल इफेक्ट की जब भी हम बात करते हैं, पर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल इफेक्ट, जब भी हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट की, हम हमेशा किस चीज़ की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं बॉडी को हम आउटसाइड से ऑब्जर्व करें, बॉडी को हम आउटसाइड से ऑब्जर्व करेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट की, तो हम हमेशा बॉडी की एनालिसिस करते हैं या उसे ऑब्जर्व करते हैं बाहर से, आउटसाइड से हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।